मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में और आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जाकर के। टॉपिक का नाम है चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के भारत की चिंताएं क्या हैं, भारत आखिर क्यों परेशान है, भारत पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आ रहा है तो इसका अर्थ निकल करके आता है कि हमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए, क्योंकि जब तक ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में नहीं समझेंगे तो कैसे पता चलेगा कि चीन और भारत में लेकर के इस बिंदु पर हो सकता है भविष्य में कुछ बहुत बड़े विवाद उत्पन्न हो जाए। ये हमें समझना चाहिए जाकर। तो जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, वो समझें कि कैसे मुद्दों को, वर्तमान के मुद्दों को भूगोल से जोड़ करके लिखा जाता है, कैसे लिखना सीखना चाहिए। जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि इसमें से कौन से आप तथ्य निकाल सकते हैं जाकर के, कौन से तथ्य आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जाकर। तो दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जाकर। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जाकर के। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है ये यहाँ पर कुछ चीज़ें सुनते चले जाएगा बेटा ध्यान से, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जाकर। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब चीन में प्रवाहित होती है, चीन के तिब्बत क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो उसका नाम हम लोग यारलुंग जांगबो है या फिर सांगपो है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में प्रवाहित होती है तो उसको हम या यारलुंग जांगबो या फिर इसका दूसरा नाम सांगपो है। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला जाकर के। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गमित होती है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि बगल से इमेज भी चल रही है, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो मेरी बात को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के जो मैं आपसे बात करूँ और जो इमेज चले उसको आपस में जोड़कर आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है हिमालय पर्वत श्रेणी के कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। जो हिमालय रेंज है, क्योंकि हिमालय में बहुत सारी रेंज है जाकर, तो हिमालय की कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। कैलाश पर्वत श्रेणी में एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। याद रखिएगा कि हिमालय के में जो कैलाश पर्वत श्रेणी है उसमें चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। उसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी उद्गमित होती है जाकर के, प्रवाहित होती है जाकर के। और ये जो ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, ये मानसरोवर झील से, उसी के नीचे ठीक मानसरोवर झील है, नाम आपने बिल्कुल सुना होगा कई बार मानसरोवर झील का जाकर। तो मानसरोवर झील और हमारे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के बीच में मरियनला दर्रा है, ये दर्रा ही इन दोनों को अलग करता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न तैयार हो जाता है कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर और मरियनला दर्रा जो है, जो मरियनला दर्रा उसके नीचे क्या है, तो मानसरोवर झील है। तो इस तरह से आप एक प्रश्न यहाँ पर और तैयार कर सकते हैं। जब ये नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आगे बढ़ती है जाकर के तो उसको हम लोग तिब्बत में यारलुंग जांगबो कहते हैं या फिर सांगपो कहते हैं। ये लगभग हिमालय के समानांतर तिब्बत में लगभग 1625 किलोमीटर की अपनी यात्रा तय करते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश के राज्य में एक नमचा पर्वत चोटी है, उसी चोटी के बगल से ये भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से फिर से एक फैक्ट मैं आपको बता दूं जाकर कि जब ये नदी सांगपो नदी जब भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ता है, इसका नाम उस समय देहांग है। देहांग में जब देबांग और लोहित नदी, अरुणाचल की दो नदियां और है देबांग और लोहित, जब तीन नदियां मिल जाती हैं, याद रखिए देहांग के नाम से प्रवेश करती है और देबांग और लोहित जब इसमें मिल जाती हैं तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। यहाँ पर एक फैक्ट और है, उसको भी आप तैयार कर लीजिए जाकर के, कि देहांग नदी को हम सियोंग भी कहते हैं। याद रखिएगा कि कहीं कहीं किताबों में सियोंग भी लिखा रहता है, तो देहांग का ही नाम है जाकर। और देहांग, देबांग और लोहित ये तीनों नदियां पासी घाट के में मिलती हैं जाकर। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे बढ़ती हुई असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए जाकर के आप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं और उस चीज़ों को समझ लेते हैं जाकर कि जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है, पासी घाट से आगे जब बढ़ती है नदी, तो कई सारी इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे सुबनश्री है, मानस है, संकोश है, अमोह है और तीस्ता है। तीस्ता जो नदी है वो आपने कई बार सुना होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवादित नदी है। कई बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश, जो भारत है हमारा, बांग्लादेश, उसके बीच तीस्ता नदी जल समझौता हो जाए, लेकिन किसी कारणों से नहीं हो पा रहा है। तो कभी समय मिलता है तो हम इस मुद्दे पर भी बात आपसे करेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें तैयार कर लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब भारत में प्रवेश करती है तो देहांग के नाम से प्रवेश करती है। देहांग का ही दूसरा नाम सियोंग है जाकर के। तो देहांग में जब दो नदियाँ देबांग और लोहित मिल जाती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियाँ सुबनश्री है, मानस, संकोश, अमो, तीस्ता है जाकर के। यहाँ पर एक फैक्ट और है जाकर के, उसको भी आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर असम में एक जोरहाट जिला है। जोरहाट जिले में एशिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ नदी द्वीप है मांजुली। याद कर लीजिए कि मांजुली
एक नदी द्वीप है, तैरता हुआ नदी द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जाकर के, और ये असम के जोरहाट जिले में स्थित है। तो ये मैंने कुछ बातें आपसे ब्रह्मपुत्र के बारे में की जाकर, तो इसको पूरा आप डिटेल तैयार कर लीजिएगा जाकर के बच्चों, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कि आखिर वर्तमान में ये सुर्खियों में क्यों है। तो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ब्रह्मपुत्र पर, जहाँ पर हमारे भूटान और भारत की सीमा है, जहाँ भारत और भूटान है, डायग्राम देखते जाइएगा, बगल से इमेज आ रही है, उसकी चीज़ को देखिएगा जा करके आप लोग, कि जहाँ पर भूटान है और अरुणाचल प्रदेश कह सकते हैं, उसके ठीक ऊपर ही ये एक जैम परियोजना बना रहा है। जैम परियोजना के अंतर्गत 4 बांधों का निर्माण करने जा रहा है जाकर। अब समझिए कि जब 4 बड़े बांध बनेंगे जाकर, तो निश्चित है कि ब्रह्मपुत्र के पानी को रोका जाएगा, इसलिए भारत चिंतित भी है। ये तो इन सभी मुद्दों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझ लें कि आखिर ब्रह्मपुत्र नदी की भारत के लिए उपयोगिता क्या है, उस चीज़ को हम समझ लें जा करके। तो यहाँ पर मैं पहला बिंदु डिस्कस करने वाला हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के लिए उपयोगी क्यों है। तो याद कर लीजिए बेटा, कुछ बिंदु हैं, याद रखिएगा। आजीविका के रूप में अगर हम देखें तो जैसे हमारी गंगा उत्तर भारत की एक जीवन रेखा कहलाती है, तो ठीक इसी प्रकार से हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र हमारी नदी है, वो असम की जीवन रेखा कहलाती है। असम राज्य, जो हमारा असम राज्य, उसकी जीवन रेखा कहलाती है। तो सबसे पहला बिंदु तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है, जो क्यों असम में जो बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं जाकर, उनके लिए कच्चे माल के रूप में पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सारा पानी अधिकतर ये ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों से ही लिया जाता है जाकर के। आसपास जितने भी असम और अरुणाचल प्रदेश के ज़िले हैं, वहाँ पर जल आपूर्ति की चीज़ें भी, जल आपूर्ति, पानी की व्यवस्था भी ब्रह्मपुत्र नदी से ही की जाती है जाकर के। वहाँ के जो किसान हैं, वो किसान भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी से ही, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से ही अपने सिंचाई के लिए कार्य करते हैं जाकर। अगर कहीं ना कहीं आप सोचिए कि ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो निश्चित है कि आजीविका पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है जाकर। दूसरा, जल परिवहन के रूप में भी हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा NWT, नेशनल वाटरवेज 2, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सादिया से धुबरी जिले तक बनाया गया है जाकर के। ये हमारा जल परिवहन वहाँ के लोगों के लिए आवागमन के लिए एक सरल सुविधा उपलब्ध कराता है। वहाँ पर बहुत सारे उद्योगों के लिए सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, जो ब्रह्मपुत्र का पूरा इलाका है, पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ के उद्योगों के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो जल परिवहन के माध्यम से जो सामग्रियाँ इधर से उधर ले जाई जाती हैं, सस्ता बनाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परिवहन के सबसे साधनों में से जल परिवहन को माना जाता है। तीसरी बात, अगर जैव विविधता के रूप में कह दिया जाए तो आपने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा असम में। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें जो उससे ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवाहित होती है, वो जैव विविधता का बहुत बड़ा क्षेत्र तैयार करती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 3 बड़ी चीज़ें हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए आजीविका का साधन है, मुख्यतः असम के लिए जाकर के। दूसरा, जल परिवहन के रूप में कार्य करती है, NW2 कह सकते हैं, नेशनल वाटरवेज संख्या 2 कह सकते हैं उसको जाकर के, याद रख लीजिए, सादिया से धुबरी तक है जाकर के। तीसरा, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, तो बहुत बड़ा जैव विविधता वहाँ पर तैयार करती है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे जाकर के गंगा ब्रह्मपुत्र का हमारा डेल्टा बनता है। पूरा डेल्टा जो उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत बड़ा सुंदरवन नेशनल पार्क आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं अगर पानी बाधित होता है तो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा जाकर। तो इस प्रकार से देखा जाए, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हमारे भारत में बहुत बड़ी भूमिका है, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर के। निश्चित है यहाँ पर आपको मुद्दे समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं कि चीन यहाँ पर प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है। चीन के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। चीन ने अभी हाल ही में ही अपनी एक नई पंचवर्षीय योजना को लागू किया है, और उसका जो कार्यकाल है उस पंचवर्षीय योजना का 2021 से लेकर के 2025 के बीच में है। तो 2021 से 25 के बीच में उन बिंदुओं में, उसकी जो पंचवर्षीय योजनाओं में है, सबसे बड़ा बिंदु निकल करके आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो उसने वर्ष 2015 में जैम परियोजना के नाम से प्रारंभ किया था, उसमें 4 डैमों का निर्माण करना है, 4 बड़े बांधों का निर्माण करना है। 4 बड़े बांधों की अगर हम बात करें आपसे, तो पहला बांध है डागू, साइड में स्क्रीन में इमेज आ रही होगी, आप देखिएगा उसको। डागू है, जिएक्सू है, जांगमू है और जियाचा है। याद कर लीजिए, कुछ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ साइड में चल भी रही है इमेज, उसको आप देखते जाइए। 4 बड़े बांध हैं, जैम परियोजना के अंतर्गत 4 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं जाकर। पहला बांध है डागू, दूसरा है जिएक्सू, तीसरा है जांगमू और चौथा है जियाचा। ये 4 बड़े बांधों का निर्माण जैम परियोजना के अंतर्गत, ठीक जहाँ पर भूटान और अरुणाचल प्रदेश उसके ठीक ऊपर ये बनाया जा रहा है।
बिल्कुल, आप जो इमेज है उसको ध्यान से देखिएगा जाकर। तो ये चारों बांध आप तैयार कर लीजिएगा जाकर के। अब ये जब 4 बांध बनेंगे तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? चीन क्या अपने उद्देश्य बता रहा है कि भाई हम किस लिए ये बांध बना रहे हैं जाकर। तो पहले चीन के उद्देश्य कर लेते हैं बात, फिर हम लोग भारत की चिंताओं पर बात कर लेते हैं। चीन ने अगर हम बात करें तो पहला उद्देश्य चीन ये कहता है कि हम ब्रह्मपुत्र नदी पर जो तिब्बत का क्षेत्र है वहाँ पर अगर हम ये 4 बांध जैम परियोजना के अंतर्गत बना रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं जाकर के, तो उस बांध के बनने से वहाँ पर हमें बिजली उत्पादन हमारा अच्छा हो जाएगा, वहाँ पर इसके बनने से वहाँ प्रदूषण कम हो जाएगा जाकर के, और वहाँ के लोगों को हम स्वास्थ्य सुविधाएं और अधिक दे सकते हैं। जो तिब्बत का क्षेत्र है, जो चीन का तिब्बत का क्षेत्र है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं तिब्बत पर ध्यान नहीं देता चीन, पिछड़ा इलाका है चीन, जो कहते हैं कि तिब्बत पर नहीं, कई बार विवाद सुना होगा। तिब्बत हमेशा अपने आप को स्वतंत्र रूप से चाहता है कि मैं उससे अलग हो जाऊँ। तो कहीं ना कहीं चीन चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं, हम तिब्बत के क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं जाकर, हम ये बांध बना रहे हैं जाकर, इन बांधों से वहाँ पर हम उद्योग धंधे लगाएंगे जाकर, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेंगे हम लोग। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर लोगों के लिए अच्छा स्वच्छ जल मिलने लगेगा, वहाँ के लोग सिंचाई करके अपने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जिससे वहाँ के लोगों की जीवन यापन या आजीविका अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर 2015 में ठीक जब जैम परियोजना प्रारंभ की थी चीन ने 2015 में, ठीक उसी समय 2015 में पेरिस समझौता भी हुआ था। पेरिस समझौते के भी यही बिंदु थे जाकर के कि आपको अपने यहाँ वैश्विक जो तापमान बढ़ रहा है उसको भी कम करना है, लोगों के आजीविका को भी सुधारना है जाकर के। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र पर वो जब काम करेगा, जब जैम परियोजना के अंतर्गत चारों बांध उस पर काम करने लगेंगे जाकर के, तो ध्यान रखिएगा जो इनका बांध है जांगमू 2015 में जैम परियोजना में पहला बांध बनाया था, ये बनकर के तैयार है। बाकी 3 बांध, जो शेष 3 बांध हैं वो निर्माणाधीन है, ठीक है। तो वो उसका ये कहना है कि पेरिस समझौते पर जो उसने हस्ताक्षर किए थे, पेरिस समझौते पर उसने जो बात कही थी, कहीं ना कहीं उसको ताकत मिलेगी जाकर। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो छिपा हुआ बिंदु है, जो चीन कभी नहीं कहता है, लेकिन एक जो छिपा हुआ बिंदु है कि अगर भूटान और अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा ही ऊपर जैम प्रोजेक्ट के माध्यम से 4 बड़े बांध बनाए जाएंगे, तो भारत को अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उसकी घेराबंदी की जा सकती है। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मसौदे पर जब कोई मुद्दा कुछ जटिल हो जाता है, भारत और चीन के बीच में कुछ रिश्ते बीच में खराब होने लगते हैं, उस समय कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत को दबाया जा सकता है। छिपा हुआ उद्देश्य है, कहीं ना कहीं यही उद्देश्य भारत की चिंता का विषय भी बनता है जाकर के। तो ये मैंने आपको बताया कि चीन के उद्देश्य क्या है। तो चीन के 3 मैंने उद्देश्य आपको बताया जाकर। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत और चीन के बीच में क्या कोई समझौता नहीं है? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता है, जिसके तहत हम लोग पानी का बंटवारा करते हैं, अधिकतर विवाद नहीं हो पाते हैं। क्या ऐसा कोई भारत और चीन के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के कोई समझौता नहीं है? तो यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण एशिया के अधिकतर जो देश हैं, जहाँ पर एक देश से नदी निकलती है दूसरे देश में जाती है, अभी ऐसे बहुत आपको समझौते जल्दी नहीं मिलेंगे जाकर। अधिकतर 2 देशों के बीच में, 2 या 2 से अधिक देशों की जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो ऐसे समझौते अभी दक्षिण एशिया के देशों ने बहुत ज़्यादा नहीं किए जाकर। ठीक यही हालत हमारे भारत और चीन की भी है। यहाँ पर लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि कुछ समझौते हुए थे। तो 2002 में एक समझौता हुआ था, एक 2013 में हुआ था। क्योंकि यहाँ पर 2002 में समझौता जब हुआ तो ये कहा गया कि जो हमारे हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी आता है वो साझा किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी से कितना पानी आता है, कितना चीन को प्राप्त होता है, कितना भारत को प्राप्त होता है, ये सारा डाटा चीन जो है 1 जून से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में जो भी फ्लो होगा, जो भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत आ रहा है, ये सारा हाइड्रोलॉजिकल डाटा ये भारत के साथ शेयर करेगा। फिर ठीक इसी प्रकार के समझौते में और आगे बढ़ाते हुए 2013 में भी समझौता हुआ। लेकिन कोई इस तरह का समझौता नहीं है जो सिंधु और नदी समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इस तरह का कोई समझौता नहीं है। तो याद रखिए, भारत और चीन के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के 2 एक समझौते हैं, 2002 के और 2013 का, जिसमें से कहीं ना कहीं भारत और चीन जो चीन है वो हमेशा हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत को देता रहता है कि हाँ ब्रह्मपुत्र में इतना पानी आया, हमने इतना क्यूसेक पानी आपको छोड़ा जा करके। तो ये बातें हो गई। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भारत की चिंता की विषय क्या, आखिर चिंतित क्यों भारत, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत पर? 4 बड़े प्रोजेक्ट बनकर के तैयार होंगे तो उस भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उन बिंदुओं को भी जानना बहुत जरूरी है। उन बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जाकर के। पहला बिंदु तो ये है कि अगर कभी भी भारत और चीन के बीच में तनाव उत्पन्न होता है
या युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होती हैं या युद्ध हो जाता है, तो उस परिस्थिति में भारत को कहीं ना कहीं जो चीन है वो काउंटर कर सकता है। चीन की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि 4 बड़े बांध हैं, उन बांधों का इस्तेमाल वो भारत के लिए विनाशकारी रूप में कर सकता है। पानी छोड़ दिया जाएगा, पानी से तबाही हो जाएगी जाकर, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं जब तनाव या युद्ध होगा तो भारत की चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं इन बांधों का इस्तेमाल वो उस युद्ध में भारत को हराने के लिए करेगा। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु अगर हम डिस्कस करें कि दूसरा बिंदु है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि जब बांध बनते हैं तो पानी रोका जाता है। जब पानी रुकेगा तो निश्चित है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो पानी आता है, जो अरुणाचल और असम और आगे जाकर के बांग्लादेश को पानी प्राप्त होता है, निश्चित है उसकी मात्रा में कमी आएगी। जब मात्रा में कमी आएगी तो जो उस क्षेत्र के लोग हैं जो खाद्यान्न के लिए, सिंचाई के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल करते हैं, उद्योगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल करते हैं, जो रॉ मटेरियल के रूप में पानी उद्योगों के लिए जाता है, पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये भी आपने देखा होगा, कहीं भी आपने देखा होगा कि नदी पर जब हम लोग बांध बनाते हैं, नदी की धारा जब कम हो जाती है, जब उससे पानी कम आता है तो प्रदूषण बढ़ता है। जब प्रदूषण बढ़ता है तो निश्चित है बहुत सारी बीमारियों का जन्म होने लगता है जाकर। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है जाकर, ये भी एक चिंता का विषय है। दूसरा, तीसरा चिंता का विषय ये है जाकर के कि जो गाद आती है, जो सिल्ट आती है, सिल्ट की भी एक समस्या है जाकर के। और लास्ट में कहीं ना कहीं आप देखें कि जब कहीं ना कहीं आप नीचे आप एक बिंदु को आप तलाशें जाकर, आप चीज़ों को देखिए, नीचे जब अवसाद, जब पानी आता है, धीरे धीरे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इतना उपजाऊ इलाका तैयार होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी जाकर। तीसरा बिंदु ये है भारत के लिए चिंतनीय विषय है। चौथा बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखा जाए, चौथा बिंदु ये है जाकर के कि आपने देखा होगा कि हिमालय पर जो हमने, चाहे उत्तराखंड में हमने निर्माण किए हों, चाहे नेपाल पर बांध बनाए हो जाकर, जब हिमालय पर हम लोग कोई इस प्रकार का निर्माण कार्य करते हैं, बड़े बड़े जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हिमालय कहीं ना कहीं कृत्रिम तरीके से बनाए गए इन बांधों के प्रति असंवेदनशील है, या ये कह सकते हैं कि वो उसको सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि हिमालय एक नवीन पर्वत है, कमजोर चट्टानों से बना हुआ है, लेयर बाय लेयर में बना हुआ है जाकर के। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो हिमालय है, वो जो कृत्रिम तरीके से आप बड़े बड़े बांध बनाएंगे, इतना पानी जब रोकेंगे तो शायद भर हिमालय उसको सहन नहीं कर पाता। हिमालय जब सहन नहीं कर पाता तो उस पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े भूकंप के झटके महसूस होते हैं। कभी डैम अगर टूट जाते हैं, उत्तराखंड की ये त्रासदी आपको याद होगी, ऐसे कभी डैम में नुकसान हो जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश को नुकसान हो जाएगा। बांग्लादेश में कहीं ना कहीं आप देखिए कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश भी प्रभावित हो गए इससे। चौथी चीज निकल करके आती है कि जब ये बांध बन जाएंगे, सारे बांध बन जाएंगे, तो चीन जब भारत में सूखा पड़ेगा तो हो सकता है पानी ना दे। बाढ़ की स्थिति पर जब जो मानसूनी ऋतु आती है वहां पर पानी जैसे ज़्यादा स्टोर हो गया तो छोड़ दे तो अचानक बाढ़ की समस्या भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से 4 से 5 बिंदु हैं जो भारत के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बिंदु और भी महत्वपूर्ण है कि अरुणाचल प्रदेश, आपने हमेशा सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश और जो चीन है और जो भारत है, ये अरुणाचल प्रदेश को चीन हमेशा अपना कहता है। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। कहीं ना कहीं चीन हमेशा इस बात को देता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हमको दे दीजिए, क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को ये नत्थी वीज़ा देता था, स्टेपल वीज़ा जारी करता था। तो कहीं ना कहीं जब अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश जहाँ उसके ठीक थोड़ा सा ऊपर ही लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी पर जब बना रहे हैं, तो निश्चित है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के कहीं ना कहीं जो संकट उत्पन्न होता है, जो विवाद उत्पन्न होता है लेकर के, ये तनाव और बढ़ेगा जाकर के। तो एक बिंदु ये भी तैयार कर लीजिए जाकर। तो इस तरह से मैंने आपको 4 से 5 बिंदु बताए जिस कारण से भारत चिंतित है जाकर। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस समस्या से बाहर नहीं निकला जा सकता? भारत सरकार को क्या करना चाहिए? तो इस बात को आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर ये प्रोजेक्ट चारों बन करके तैयार हो गए और हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका दरवाज़ा खटखटाया और जो डाटा चीन ने प्रस्तुत किया, तो पता चला कि जितना पानी हमें चाहिए था उतना पानी अगर हमें मिल रहा है तो शायद भर कहीं ना कहीं न्यायालय में मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन कई बार आप देखिए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है, मैंने आपको बताया कि असम की जीवन रेखा है, असम में बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल है, वहाँ के जो कृषि पर कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सिंचाई तंत्र बनाता है जाकर के। अगर यहाँ पर पानी की कमी होती है तो सबसे पहला प्रयास तो ये केंद्र सरकार को करना चाहिए कि राज्य सरकारों के साथ मिल करके पहले से ही हम भी बड़े बड़े वहाँ पर बांधों का निर्माण करें जिससे पानी को स्टोर किया जा सके, आगे चल करके हमें सूखे की समस्या का सामना वहाँ पर ना करना पड़े। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु अगर हम बात करें तो भारत सरकार को
बांग्लादेश के साथ जो तीस्ता नदी जल समझौता जो नहीं हो पा रहा है, जो विवाद है, तीस्ता नदी जल विवाद हमारे और बांग्लादेश के बीच में है, इसको जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसको जितनी जल्दी हल करेंगे तो बांग्लादेश को हम अपने साथ ले सकते हैं। बांग्लादेश को भी हम बता सकते हैं कि सिर्फ भारत को नुकसान नहीं है इस बांधों के बनने से, आपको भी नुकसान है, और तीस्ता नदी से हम आपको पानी भी दे रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारत के साथ बांग्लादेश भी आकर के खड़ा हो जाएगा और चीन के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये दूसरी राह निकल करके आती है। तीसरी बात, मैंने आपसे कहा कि भारत और चीन को इसको बहुपक्षीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दा बना करके लगातार आपस में बातचीत कर करके इसका एक हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे और पाकिस्तान के बीच में जैसे सिंधु नदी जल समझौता हुआ, ठीक इसी प्रकार से भारत और चीन के बीच में हमें एक ब्रह्मपुत्र नदी जल समझौता करने के लिए तैयार होना चाहिए। एक प्रयास करना चाहिए कि हमारे बीच और भारत और चीन के बीच में एक ब्रह्मपुत्र नदी जल समझौता हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो भी परियोजनाएं, चाहे चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि जिसको हम सांगपो कहते हैं, उसके क्षेत्र में, तिब्बत के क्षेत्र में आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें कोई एतराज़ ना हो। हम अपने क्षेत्र पे कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे देश में कहीं ना कहीं किसी को दिक्कत महसूस ना हो। तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय मुद्दा बना करके ठीक सिंधु नदी जल समझौते की तरह ब्रह्मपुत्र नदी जल समझौता भारत को चीन के साथ करना चाहिए। अगला बिंदु निकल करके आता है, अगर बहुत सारी बातें की जाएं तो यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या भारत को जो है क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को बना सकता है। तो मैंने हमेशा पहले से बताया आपको कि कभी भी बहुत जल्दी किसी विषय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को दो पक्षों में, अगर हमारा और किसी के साथ किसी बात को लेकर के विवाद है या कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो पहले हमें उसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।